वेलकम फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि हमारी एक सीरीज चल रही है कंप्यूटर के ऊपर, हम डिस्कशन के ऊपर एक सीरीज जो चल रही है उसके तीसरा पार्ट पे हम आपका स्वागत करते हैं। हमने कंप्यूटर के ऊपर डिस्कस किया है, उसकी जनरेशन पे डिस्कस किया है, उसके स्पीड पे डिस्कशन किया है और उसके पोर्टेबिलिटी पे डिस्कशन किया है। तो इसी डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हुए नए वीडियो का आपका स्वागत करते हैं। लेट्स कम। कंप्यूटर जनरेशन। दोस्तों, कंप्यूटर जनरेशन अभी तक की 4 जनरेशन हमारे सामने आ चुकी हैं। पहली जनरेशन थी 1940 से लेकर 50 के बीच में, फिर 50 से 60 सेकंड वाली, 60 से 70 तीसरी वाली, और 70 के बाद से लेकर अभी तक प्रेजेंट है चौथी जनरेशन कंप्यूटर की, जिसमें कंप्यूटर इन विद द पैस ऑफ टाइम, इन टाइम बीइंग के पीरियड में धीरे धीरे ग्रो किया, अपने साइज में डेवलप किया, अपनी स्पीड में डेवलप किया। तो इन्हीं जनरेशन में इनको क्लासिफाइड किया गया है। इनमें क्या टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी, पहली वाली जनरेशन में क्या यूज़ होती थी, किस टेक्नोलॉजी पे काम करते थे, वो स्लो क्यों होती थी, और फिर डेवलप होते होते स्पीड पे काम हुआ, मेमोरी पे काम हुआ, और इनकी इंटीग्रेशन के ऊपर भी काम किया गया। तो सबसे पहली जनरेशन होती थी, वो थी हमारी कंप्यूटर की जनरेशन थी 1940 से लेकर 1950 के बीच में। इस दौर के कंप्यूटर स्लो होते थे और इसमें जो प्रोसेसर होते हैं वो वैक्यूम ट्यूब वाले फॉर्मेट के प्रोसेसर लगते थे इस वाली जनरेशन में, जो कि साइज़ में बहुत बड़े होते थे, और साइज़ बड़े होने के साथ साथ इनकी प्रोसेसिंग स्पीड भी काफ़ी स्लो थी। और दोस्तों, ये कहा जाए तो बहुत ही फिज़िकल जो होती है लैंग्वेज इनको डील करने की, इनमें प्रोसेस करवाने की, तो बहुत ही मशीन लेवल की लैंग्वेज इसमें यूज़ हुआ करती थी। तो जो फर्स्ट जनरेशन के जो हमारे कंप्यूटर होते थे वो वैक्यूम ट्यूब बेस्ड प्रोसेसर के ऊपर होते थे, इसलिए वो नेचर में भी स्लो होते थे और साइज़ में भी काफ़ी बड़े होते थे। ऐसा बताया है कि एक कमरे के बराबर का साइज़ हुआ करता था। सेकंड जनरेशन। इस जनरेशन में जो प्रोसेसर था ट्रांजिस्टर बेस्ड हो गया। इस जनरेशन में थोड़ा ट्रांजिस्टर बेस्ड होने की वजह से थोड़ा स्पीड अप भी आया, और इस जनरेशन के जो प्रोसेसर हुआ करते थे थोड़े स्पीड में भी फास्ट हो गए, लेकिन बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं। कंपैरेटिवली पहली वाली जनरेशन के कंपेयर किया जाए तो इस जनरेशन के कंप्यूटर थोड़े से फास्ट हुए, और इनका प्रोसेसिंग मोड भी बदला। इसमें ट्रांजिस्टर बेस्ड इसमें प्रोसेसर लगने लगे, और इनके और इनपुट करने के लिए पंच कार्ड रीडर जैसे डिवाइसेस में यूज़ होते थे, और डाटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक टाइप के जो टेप होते हैं, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप, वो स्टोरेज के काम आते थे इस वाली जनरेशन में, सेकंड वाली जनरेशन में कंप्यूटर की। थर्ड जनरेशन, ये दौर था 60 से 70s का। इस दौर में इंटीग्रेटेड चिप आईसीज का ज़माना आया, और आईसीज नेचर वाइज थोड़े से फास्ट थे कंपेरेटिवली। दो जनरेशन जो निकल गई कंप्यूटर की, उसके कंपेरिजन में आईसीज जो चिप होती थी फास्ट थी, और इसमें थोड़ी लैंग्वेज भी हाई लेवल हुई। पास्कल, सी, फोर्ट्रान, इस टाइप की लैंग्वेज प्रोग्रामिंग करने के दौर में इसमें यूज़ हुआ करती थी। इस जनरेशन में मेमोरी का भी स्पेस बढ़ा, लार्ज मैग्नेटिक टेप इसमें यूज़ होते थे, मेमोरी का स्पेस बढ़ा और पोर्टेबिलिटी बढ़ी, छोटे हो गए साइज़ में थोड़े कंप्यूटर। फिर फोर्थ जनरेशन 1970s के बाद से अभी तक कंप्यूटर की फोर्थ जनरेशन चल रही है, और इसमें दौर आया माइक्रो प्रोसेसर का। इस दौर में कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर चिप लगने लगी एज ए प्रोसेसर, और जो अपने आप में काफ़ी स्पीड अप है, बहुत ज़्यादा। जितनी जनरेशन कंप्यूटर निकल गई थी उसमें से सबसे ज़्यादा हाई स्पीड हुआ, और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वो भी इसके साथ साथ प्रोग्रामिंग की जो लैंग्वेज थी वो भी डेवलप हुई। जावा, सी, पास्कल, जावास्क्रिप्ट हाई लेवल लैंग्वेज में यूज़ होने लगी प्रोग्रामिंग करने के लिए, और मेमोरी कार्ड जैसे रैम, रोम, ये सब भी यूज़ होने लगे
और इनपुट के जो पुराने तरीके थे, पंच कार्ड रीडर से निकल के कीबोर्ड, माउस, ये सब इस टाइप का सिस्टम इनपुट का इसमें लग गया। तो जो फोर्थ जनरेशन है वो काफ़ी एडवांस है और अभी तक चल रही है सिस्टम की। और इस जनरेशन में पूरा का पूरा सिस्टम उसको एक कमरे में, जो फर्स्ट जनरेशन में था एक कमरे के साइज़ का, उससे घट के सीधा एक टेबल के टॉप पे आ गया। इतना छोटा हो गया और बहुत हाई स्पीड अप हो गया। तो ये सिस्टम जो है, आपने देखा इसका सफ़र पूरा एक कमरे से लेके और सिस्टम एक टेबल तक आने में पूरा इंटीग्रेशन जो हुआ है, सिस्टम जो स्पीड अप हुआ है एक टेबल तक आने में, इसको 4 जनरेशन का सफ़र लगा। काफ़ी टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, मशीन लेवल लैंग्वेज से लेके हाई लेवल लैंग्वेज तक इसमें चेंजेस आए। तो दोस्तों इस तरफ से कंप्यूटर की इतनी जनरेशन पार होने के बाद हमारे सामने जो सिस्टम है वो अभी जो एट प्रेजेंट हम देखते हैं वो सिस्टम आया हुआ है कंप्यूटर का। मॉड्यूल अप्रोच। फ्रेंड, जब भी हम कोई सिस्टम को डेवलप करते हैं या उस पर ऊपर काम करते हैं तो उसमें एक अप्रोच तो हमारी होती ही है, स्टार्ट से लेकर फिनिश तक की कोई ना कोई तो हम अप्रोच उसमें करते हैं, कोई सिस्टम या कोई तरीका उसको बनाने का हम फॉलो करते ही करते हैं। लेकिन मॉड्यूल फॉर अप्रोच को रखने का जो इसके पीछे रीज़न होता है, उसमें क्या है कि छोटे छोटे पार्ट्स में बड़े ही जो यूनिट हम बनाते हैं उसके अंदर छोटी छोटी सब यूनिट भी बनती हैं। उस सब यूनिट बनाने से होता क्या है कि जो भी हम सिस्टम बना रहे हैं उसमें अगर कुछ एरर वगैरह आती है या कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो हमें इजी फाइंड हो जाता है किस मॉड्यूल से वो एरर आ रही है। तो इसमें हमारा टाइम बच जाता है काफ़ी उसको रेक्टिफाई करने में, चाहे हार्डवेयर का सिस्टम बना रहे हो चाहे सॉफ्टवेयर बना रहे हो। तो इसमें मॉड्यूलर अप्रोच बहुत ज़्यादा मायने रखती है, बहुत ज़्यादा। उसके अंदर ये कहिए कि मॉड्यूलर अप्रोच रखने से ही आपका जो सिस्टम है वो काफ़ी सूटेबल बहुत बनता है और काफ़ी फ्रेंडली, ईजर एरर फ्री फ्रेंडली बनता है फॉर डेवलपर हो या जो उसको बना रहा है सिस्टम को। तो मॉड्यूलर अप्रोच होने से इसमें मॉड्यूल का काम का होता है कि वो एक छोटा सा आउटपुट देता है या पूरी जो एक सिस्टम हमारा आउटपुट निकल के आ रहा है उसमें से एक छोटा सा सब आउटपुट एक हमारा मॉड्यूल देता है। ये अप्रोच किसी भी टाइप के सिस्टम में यूज़ होती है, चाहे हार्डवेयर का सिस्टम बन रहा हो या सॉफ्टवेयर का सिस्टम बन रहा हो। एक मॉड्यूलर अप्रोच रखने से बग्स फ्री एनवायरनमेंट बनता है, ईजी टू फाइंड होता है बग्स। और ये दोनों ही, चाहे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का हो चाहे सॉफ्टवेयर वाला मामला हो, दोनों में ही अप्रोच लगती है। अगर मॉड्यूलर अप्रोच की जगह हम सिंगल अप्रोच लगाएंगे, पूरा सिस्टम के अंदर ही सब कुछ उसके अंदर ही बनाएंगे, तो हमें उसमें एरर को निकालने में बहुत दिक्कत आएगी। कहाँ से एरर आ रही है, क्या हो है सिस्टम के अंदर, एक पूरा सिस्टम सब कुछ डालने से ये अप्रोच बिल्कुल काम नहीं करती है। तो अगर मॉडलर वे हम रखें, एक सिस्टम में पूरा एज ए होल ना बना के उसके छोटे छोटे पार्ट करके छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड करके उसको बनाया जाए, तो उसमें क्या होता है कि वो मॉड्यूल ईजी टू एरर फाइंड हो जाता है। जैसे कि ये सारे मॉड्यूल हैं, अगर एक सॉफ्टवेयर को बनाने में हम लगाते हैं या हार्डवेयर में भी डेवलप करने में लगाते हैं, अगर कोई मॉड्यूल ख़राब हो गया है तो हम उसको हटा भी सकते हैं, उससे बाकी के मॉड्यूल में कोई दिक्कत नहीं आती है। और कोई नया, हमें कोई नई चीज़ नया फीचर ऐड करना है तो उस मॉड्यूल बना के हम उसमें जोड़ भी सकते हैं। तो उसमें क्या है कि अगर हम कोई इसमें नया फीचर ऐड करना चाहते हैं तो मॉड्यूल अप्रोच में हम नया फीचर ऐड भी कर सकते हैं और हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम को हमारा नया मॉड्यूल कोई दिक्कत नहीं पहुंचाता है। और कोई हटाना चाहते हैं तो हटा भी सकते हैं, ये इसका फ़ायदा होता है। इसमें हमें इसमें ईज़ी टू ऐड और ईज़ी टू रिमूव वाला ऑप्शन होता है अगर हम मॉड्यूल अप्रोच रखते हैं। दोस्तों, मॉड्यूल वाली बात छेड़ने का या बताने का मेरा मकसद ये है कि कोई भी सिस्टम को डेवलप करें या जो होता है तो मॉड्यूल अप्रोच ही के थ्रू ही होता है। क्योंकि आने वाले वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर्स के ऊपर,
जो तो पूरा पूरा मॉड्यूल पे ही डिपेंड करता है। इसके साथ साथ ऐप्स पर, वेबसाइट्स पर वो कैसे बनती हैं। अब हम इस डिस्कशन को सॉफ्टवेयर की तरफ मोड़ेंगे। हार्डवेयर पर तो हमने बहुत डिस्कशन कर लिया, क्योंकि काफ़ी जनरेशन में हार्डवेयर यूज़ हुआ है। अब हम इस डिस्कशन को आगे सॉफ्टवेयर में मोड़ेंगे। तब तक तब तक वेट करिए हमारे नए वीडियो का, जिसके ऊपर हम बहुत जल्दी हाजिर होंगे आपके सामने। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।